बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, अपडेट्स क्या हैं, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं, जान लेते हैं। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने यह पेशन गोई की है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आज जो है बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और आज जो हल्की हवाएँ शहर में चलेंगी उसकी वजह से जो है वो जो मौसम है वो कदरे बेहतर रहेगा और सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 58% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त क्योंकि मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद तो नहीं है, लेकिन बादल और सूरज की आंख मचौली जारी रहेगी, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 41% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात के रोज़ भी जो है मौसम खुश्क ही रहेगा, जिसके बाद जो है वो दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखा जा सकेगा। ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है, हमने कल रात भी देखा हल्की फुल्की बारिश हुई, मुख्तलिफ इलाकों में हवाएं भी चल रही हैं, तो मौसम में बेहतरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में शिद्दत से गर्मी देखी जाएगी, तो महफूज रखें अपने आप को, गर्मी की शिद्दत से भी बचाएं। डिहाइड्रेशन के मसाइल हो रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी क्या है आज की मैं आपको बताऊँगी। कोरोना के बाद जारी मजीद 7 अफराद जाम बहक हुए हैं। नैब का छापा, शहबाज शरीफ घर पर ना मिले, लीगी कारकुनों का एहतजाज। हुकूमती दावे नाकाम, शहर में 20 किलो आटे का थैला 925 रुपए में फरोख्त। और अगली खबर है, कारपोरेशन को 50 करोड़ की लागत से 3 मेगा स्कीमों की तकमील की इजाजत। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? दुर्रे नायाब, सबसे पहले पहली खबर की तरफ जाते हैं। कोरोना के बाद जारी हैं और मजीद 7 अफराद जाम बहक हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि लाहौर में रहने वाले और पंजाब हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें हमारे वज़ीर आला पंजाब भी हैं और सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं, उसके अलावा जितने भी इनके कैबिनेट के लोग हैं, उनको अब यकीन आता मैं देख रहा हूँ कि आना शुरू हो गया है कि अब जब आसपास जानने वाले आपके इर्दो गिर्द जो लोग होते हैं मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं और जिनको हम किसी ना किसी ज़राए से जानते हैं, तो उसमें तस्दीक ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। अब 115 पुलिस एहलकार तो पिछले हफ्ते ही डिटेक्ट हो गए थे कि जी लाहौर में इन्फेक्टेड हैं, सिर्फ लाहौर में। और उसके साथ साथ जितने मैं अगर एलडी की बात करूँ तो कल भी एक डायरेक्टर और उनके ख़ानदान में कोरोना की तस्दीक हुई है। 3 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो कोरोना के बाइस बीमार हैं सख्त, और उसके अलावा उससे पहले कितने ज़्यादा बीमारों के रिकवर हो चुके हैं। अब हालात ये है कि जो पूरी एक समरी थी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लाहौर शहर में कोई इलाका, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई इदारा, कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ पे के एमएस साहिबान अब महफूज नहीं रहे हैं। डॉक्टर्स के बाद हम अगर एमएस साहिबान पे चले जाएं, वो लोग भी महफूज नहीं हैं। अब हम जो है ना वो इंतहाई एक बुरी सिचुएशन में जाते नजर आ रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया तो आपको याद होगा 2100 या 2200 पेशेंट थे, ठीक है। आज हम 3600 का क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हफ्ते के बाद ही ये हालत होनी शुरू हो गई तो मैं तो पहले ही कहता था कि ये डबल से ट्रिप्लीकेट और फिर खुदा ना खासा टेट्राकेट होगा कि ये चौथी ज़रब तकसीम में चला जाएगा। तो ये बड़ी गलत और हैरानकुन सिचुएशन हमारे लिए तो इस तरह नहीं है कि हम पहले दिन से इस मौके पे खड़े हैं कि इदारे जो हैं वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत जो है वो नॉन सीरियस है, जो SOPs दे रही है उस पर कोई अमल दरामद कर नहीं रहा, ना करवाने वाले मौजूद हैं।
जो टाइम था वो ये वेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। अब हम जो है वो बिल्कुल अब इस चीज़ पानी के सर से बतहम गुजर वाले चुका है। हैं। आपका Exactly, जी। कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां पे लोग महफूज रहे। पहले हमने देखा अस्पतालों में, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के बाद आपके पुलिस एहलकार, आपके ट्रैफिक वार्डन्स, अब दीगर आपने जो इदारे खोलना शुरू किए हैं वहां पर भी केसेस सामने आना शुरू और हो गए अना हैं। देखें, आपने ईद पे एक बोल्ड स्टेप लिया, आपने लोगों को रोजगार के लिए, उनको चले उनके घर के चूल्हे चलाने के लिए सिला रहमी के तहत ही आपने उनके काम चला दिए। लेकिन ईद के बाद आपको जो स्पाइक आ रहा था फौरी तौर पे, आप हफ्ते 10 दिन का उसके अंदर लॉकडाउन कर सकते थे ऐसे ही है। और लोगों को घरों तक महदूद रखना आसान था क्योंकि ईद की छुट्टियां थी। ईद के बाद तो लोग निकले ही नहीं। आपकी बरवक्त एक डिसीजन ना करने से ईद के फौरी बाद लोग धड़ाधड़ निकले हैं और आज तक कंट्रोल नहीं हो रहे। अब वो टाइम भी आपने वेस्ट किया। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की जो समरी है वो भी आपने डस्टबिन में फेंक दी, उसकी नज़र कर दी। तो फिर मुझे ये बताएं कि आखिर जब डिसीजन करने ही थे तो फिर सिफारिशात, फिर किसी से तजावीज़ लेने की, फिर किसी सेक्रेटरी लेवल के बंदे से या किसी MS लेवल के बंदे से पूछने की क्या ज़रूरत थी? आज होना क्या है, खुदा न खास्ता ये हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो इन्होंने एक पॉलिसी बयान बना के रखा है सब ने। वो कहते हैं जी हम तो पहले दिन से कह रहे थे जी कि आप इसमें एहतियात करें, हमें तो पहले दिन से क्लियर था, हमें तो पहले दिन से पता था कि यहाँ पे क्या होना है, क्या हो रहा है। हम तो लोगों को समझा रहे थे, लेकिन गरीब अवाम है उनको रोजगार भी चलाने थे। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट मुझे है। एक चीज समझ नहीं आ रही है जी। हम अब मुश्किल फेज में जाते चले जा रहे हैं, हालात हमें बहुत ज्यादा बुरे होते नजर आते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती पॉलिसी हमें कुछ तब्दीली नजर नहीं आ रही है। आप चीजें जो हैं वो खोलते चले जा रहे हैं, ईज आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगों के लिए आपने आसानियां भी पैदा करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हालात को देखते हुए, लोगों के रवैयों को देखते हुए आप अपनी पॉलिसी में, आप अपनी प्लानिंग में बिल्कुल भी कुछ चेंज ना लेकर आए। फिर आपने सब कुछ जब आवाम पे छोड़ दिया है तो फिर मुझे बता दें कि हम हर रोज इसी तरह से अमवात की खबरें, जान बहक होने की खबरें लोगों से शेयर करते रहे। और अना पुअर प्लानिंग है। मैं ये बात बड़ा क्लियरली कहूँगा इनको कि देखें, आपके इछड़ा मोहल्ले में, इछड़ा गलियों में, इछड़ा बाजारों में तो बंदे से बंदा टकरा रहा है। आप बाजारों की वहाँ पे हालत देख लें, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन खुले पार्कों में आपको जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। जहां पे 100% 6 फीट या 4-5 फीट का जो डिस्टेंस है मेंटेन किया जा सकता है। अब ये इनको कौन इख्तराज ज़हनी तौर पे दिखाएगा कि भाई ये पॉलिसी क्या है कि जहां पे गली मोहल्ले छोटे बाजार हैं वहां पे तो बंदे से बंदा मिला हुआ है, और जहां पे आपके पास बाग जिना है, रेस कोर्स है, इकबाल पार्क है, बड़े बड़े पार्क है, जहाँ पे आम हालात में भी आपने नहीं देखा कि इतना जमे गफीर हो कि लोग से टकरा रहे हो, सिवाय ईद के किसी एक दिन में या फिर जब जश्न बहारा होता है उस दौर में। तो आपने ऐसी ओपन जगह जहां पे लोगों को थोड़ा सा बिजी किया जा सकता है, उनके जहनी मसाइल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कुछ महदूद वक्त के लिए घर से बाहर निकाल के तफरी दी जा सकती है, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। सेकेंडली, पूरी दुनिया में सबसे पहले पार्क खोले गए 3-3 घंटे के लिए। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अब लोग बड़े तंग हैं तो 3 घंटे के लिए हम इजाजत देते हैं, एक फैमिली उनके साथ हद 2 या 3 बच्चे आएंगे और 3 घंटे। और हमने क्या है, हमने जी बाजार खोल दिए जहां पे एक वक्त में 2 मोटरसाइकिलें भी बमुश्किल आपस में गुजर सकती हैं। हमारे अंदरून के बाजार, शहर के जितने बाजार हैं वहां पर यही हालात है। बिल्कुल। तो कैसे पॉसिबल है कि 6 फुट का वहां पे जो है ना वो आप डिफरेंस जो है मेंटेन करेंगे? सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने, किसी भी बंदे ने जो कैबिनेट का है मेंबर, सिवाय एक आध कोई होगा जो बोला हो, अदरवाइज सब हाँ में हाँ मिला रहे थे और सारों ने कहा जी कि ठीक है जो हो रहा है, सिवाय सूबाई सेक्रेटरीज लेवल के, आपके MS लेवल के लोग, आपके पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदगान, सिर्फ वो इख्तलाफ कर रहे हैं ना, वो चीख के बोल रहे हैं कि जी हालात ख़राब हो रहे हैं। और अब DO एलिमेंट्री, इनको भी तकरीबन शहर में काफ़ी लोग जानते होंगे, आपके जो इंचार्ज CI आमिर डोगर साहब हैं, इनको भी बहुत सारे लोग होंगे। अभी तो खुदा ना खास्ता जो हालात होंगे उसमें तो आपके कहीं ना कहीं से जानने वाले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा है कि अभी हालात उस तरह के नहीं हैं जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, 6 लाख का फिगर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बता दें इनकी अपनी स्मार्ट सैम्पलिंग के ये नताइज थे। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप सेम पेज पे नहीं है, आपकी फिर ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब कि अलग एक सोच और विजन के तहत खड़ी है जो एक्चुअली काम कर रही है। ऐसे ही है, काम तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ऐसे ही है। और मिनिस्टर साहिबा जो सिर्फ रिपोर्ट्स ले रही है, मीटिंग ले रही है, उनकी एक अपनी सोच है, और ऊपर फेडरल कैबिनेट में बैठे प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम की एक अपनी सोच है। तो जब इस मुल्क में 3 सोचें चल रही होंगी ना, आप मुझे बताएं कि 3 सोचों के अंदर कैसे नतीजा ले लें। स्मार्ट सैम्पलिंग मैं पहले भी आपको
आपको अक्सर मैं ये कहता था और आप भी इस चीज में मुत्तफिक थी कि एक दिन ये स्मार्ट सैंपलिंग करके देख बिल्कुल लें, ऐसे ही है और उसका नतीजा रैंडम हमने करके देख बिल्कुल लें। ऐसे ही है। अब मैं आपको अगली खतरनाक एक बात थोड़ी सी बता दूं कि छोटे शहरों में जो इसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स आ रहे हैं वो अभी किसी की नॉलेज में नहीं है। मैं कल रीड कर रहा था, छोटे शहर खासतौर पे अब लाहौर से निकले, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन और खानेवाल, जहां पे मेंशन बार-बार हुकूमती Exactly अरकान जी। ये कर रहे हैं कि वहां पे इतना खतरा नहीं है जितना शहर लाहौर में। वहां पे ईद तक मैक्सिमम जो है ना लोग 15 का कोई ना कोई निकल रहा था, ठीक है। अब उसमें 100% इजाफा हो गया। अच्छा, 2 से 3-4 दिनों के अंदर जहां पे 15 थी वहां पे 30 हो गए हैं। जहां ऑब्वियसली ईद की छुट्टियों की वजह से लोगों का Exactly। आना जाना हुआ और फिर ट्रांसमिशन। बिल्कुल ट्रांसमिशन हो गई, एग्जैक्टली यही फैक्टर है। तो अभी हमने तो उन इजला में भी जोर देना है। आज से हम महीना पहले जहां खड़े थे अब वो इजला उन जगह पे खड़े हो गए हैं और हम महीना आगे चले गए हैं। हम खुदा ना खास्ता महीना और आगे जाएंगे तो वो आज के हमारे सेशन में लेवल आकर पे आ जाएंगे। तो ये हालात है, इस पे भी जोर देने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मुश्किल से मुश्किल हालात में हम जाते चले जा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट बार बार आपसे ही करें कि प्लीज़ अपनी केयर कीजिए। अगर आप हुकूमत पे रहेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ना तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ना तो हुकूमत कुछ क्लियर है कि उनको करना आगे क्या है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल खुद रखिए। ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, नैब की जानिब से छापा मारा गया, शहबाज शरीफ घर पे नहीं मिले, लीगी कारकुनों की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया गया। क्या कहेंगे दुरेनाय आप? अन्ना देखें, कल एक चीज बहुत सामने आई है। अगर इस मुल्क में एक MPA का इस्तेहकाक नहीं है जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के साथ वहाँ पे हुई है, आप मुझे ये देखें पुलिस ने जिस तरह उनको धक्के दिए हैं और वो DSP किस तरह कह रहा था जी इनको उठा के रखें, पीछे कर दें, ये कर दें, वो कर दें। जब एक आम शहरी ये देखता है कि एक MPA, अब ख्वाजा इमरान नज़ीर तो शहबाज शरीफ साहब केस में नहीं है, उनका तो उस मनी लॉन्ड्रिंग केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो रुकने सूबाई असेंबली मौजूदा आपकी असेंबली के मेंबर हैं। अगर उनके साथ ये सलूक हो रहा है तो कल को खुदा ना खास्ता आपके मेरे साथ क्या करेंगे? सही कह रहे हैं। तो जहां पे ये पुलिस की रिट एक तरफ कमजोर होती दिखाई दी है, कल वहां पे इनकी नाअहली भी सामने आई है कि इन्होंने इतनी नाकाम रेड की है कि इनको आइडिया ही नहीं था कि वहां पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, और फिर अपनी एक नाअहली को छुपाने के लिए दूसरी रेड जाती उमरा पे डाल दीजिए कि अब वहां पे होंगे। जब वहां पे भी नहीं मिले तो अगर इतने ही वीक ग्राउंड्स पे इतने मुकद्दम इदारे और इतने कम्प्रिहेंसिव स्टडी करने वाले इदारे इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर पूरे मुल्क में एक तमाशा ही होगा। और मैं समझता हूँ ये कल सिर्फ तमाशा लगाया गया है। इस तमाशे का मकसद जो है वो शायद कुछ सियासी या पॉलिटिकल गेनिंग थी, और अगर आप किसी सियासी बंदे को ऑनलाइन लें हम कोशिश करेंगे तो आपको मजीद उस पर पता लगेगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, जो बार बार मौक़िफ़ सामने आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनका एज फैक्टर शहबाज शरीफ साहब का बताया जा रहा है, कहा जा रहा है स्काइप पे आप उनसे पूछगिछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस पर भी ये भी आपके सामने ऑप्शन है। तो फिर ये छापा मारना और फिर इस तरह से एक जगह के बाद आप जाती उम्रा पे जा रहे हैं, पूरा आपने वो सीन क्रिएट करके असल में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये एक इंसानी फितरत की बात है, एक आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मैं भी आज प्रोग्राम में मास्क पहन के बैठा हूं तो ये कोई मजाक थोड़ी है। बिल्कुल, इसमें जारी बात है कुछ सीरियस हिंडर्स हैं, कुछ सीरियस इश्यूज हैं जो मैं अपने आप को सेव करके बैठा हूं। और अगर एक ऐसा बंदा जो एज अब तकरीबन 70 के लगभग 65 से ऊपर लगभग है और उसको अगर आप वाकई ये हैजर्ड्स है, आप स्काइप पे बुला ले, आप उनके साथ उनको कहिए जी स्काइप पे जहां बैठे हैं वहां तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है ना, वहां से तो छुप नहीं सकते कि मैं टाउनशिप से स्काइप से बैठ के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल रूम उनके साथ बात कर रहा हूं। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल रूम उनके साथ बात कर रहा हूं। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल रूम उनके साथ बात कर रहा हूं। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप?
के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल हूँ, उनके साथ बात बिल्कुल कर ऐसा रहा ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे हूँ। ही है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नैब के साथ ठोकर पे अंडर कंट्रोल लूं, उनके साथ बात बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ। है। तो मकसद तो आपका पूछगिछ करना है ना। अभी हमें ज्वाइन किया नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो नैब की जानिब से छापा मारा गया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर की तरफ मुझे जाना है। अगली खबर हमारे पास है जी, हुकूमती दावे नाकाम। तो दावे जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे थे सस्ती अशिया की फराहमी के लिए, जो कहा जा रहा था कि आटे की कीमत में इजाफा नहीं होगा और इसके लिए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे, माफिया को कंट्रोल किया जाएगा, वही हुआ जो होना था और हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। शहर में 20 किलो आटे का थैला 925 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। क्या कहेंगे दुनिया आप? अच्छा देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई इस दौर में कि ये जो मुर्गी का रेट है, ये जो रोज़ का रेट है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं निकालता। बिल्कुल ठीक है जी। माजी में आपको हमेशा मुझे यही सुनने को मिला है, ऐसे ही है कि जी अब किसी बड़े सियासी लीडर के जो साहबजादे हैं वो रोज़ मुर्गी का रेट निकाल देते बिल्कुल थे। ऐसे आप कौन निकाल रहे हैं, आप कौन महंगाई कर रहे हैं? बात ये है कि उस वक्त भी ये 350-400 पे मुर्गी नहीं गई थी। आज तो 300 मुर्गी की इजाजत आपने खुद दे दी, बजाय इस चीज को वेरीफाई किए कि भाई आखिर 300 रुपए किलो मुर्गी किस चीज की,
डिमांड एंड सप्लाई किधर है? 4 दिन उन्होंने अपना हड़ताल की है, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं, अपनी हेचरी पोल्ट्री के सिस्टम को ब्लॉक किया है, उससे किल्लत पैदा की है, मसनूई किल्लत, और उसके बाद मुर्गी का रेट मिनिस्टर साहब से अप्रूव करा के उन्होंने 300 रुपए की अब वो ईमानदारी के साथ डंडी मारेंगे, ठीक है जी, पूरी रबर स्टैम्प के साथ कि जी आ जाए। ये जो फैक्टर है ना, फिर इस तरह तो हर कोई ब्लैकमेल करेगा, बिल्कुल इस तरह तो आपको पान सिगरेट वाला भी ब्लैकमेल करेगा, आपको बोतल वाला भी करेगा, आपको चाय का कप वाला कहेगा जी कि मुझे तो अब 30 रुपए में चाय गवारा नहीं है, मैं तो 50 रुपए चाय का कप दूंगा, ठीक है जी, उसमें पत्ती इतने की पड़ गई, दूध इतने का पड़ गया, पानी इतना हो गया, उसके बाद कप को मैंने धोया, उसमें भी कॉस्ट आ गई, और जो कप का धो रहा था तो पानी ले रहा था सरकार से, उसमें भी कॉस्ट आ गई। हमने कल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, नान रोटी आटा एसोसिएशन से भी हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। अब वहां पर ये है कि हुकूमत राब्ता नहीं कर रही। अब ये जो खामोशी है, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, ये खामोशी कैसी है? हम इस पे बात करते हैं। ख्याल से खासे मोहतात हो गए हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब को ना इन हालात में वैसे ही पैदल आना चाहिए था। जो हालात बन रहे हैं ना, मैं तो अगर थोड़ा होता ना कि रीगल चौक में उनको लगा कि नाका है, तो उनको हाल रोड से भी बहुत पीछे ना, उनको जीपीओ चौक से पैदल, और अकेले पैदल हाथ उठा के आ रहे होते कि जी मैं आ रहा, तो बाकी तलाशी लेके उनको आगे निकाल देते। देखें दूध का चला तो आपको पता है ना, जला आप ही फूंक फूंक के पीता है। तो इस बार राना साहब बेचारे के हालात मुश्किल किलो जो उन पे 15 किलो के करीब जो डाली थी चर, बड़ी मुश्किल से तो उससे बरी हुए हैं। तो आज तो उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए थी, इतना मोहतात होना कि कम से कम यानी कि सादा शलवार कमीज पे वेस्ट कोट भी ना पहनते, ऐसे ही ठीक है। और अकेले आ रहे होते, ना कोई मास्क ना कोई कुछ, और आके ना एक मजाक की बात है वैसे कि आके कह देते जी कि मुझे तो सिम्टम्स है मेरे अंदर कोरोना के, तो आप आए तलाशी ले लें, मुझे हाथ में लगा है। देखिए सियासत है ना, सियासत में आपको बहुत सारे आइन के साथ जो बंदा जैसा ट्रीट कर रहा है उसको फिर उस तरह ट्रीट करना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। खैर हम अब महंगाई की खबर डिस्कस कर रहे थे। अब आटा महंगा हुआ, आप चिकन के रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जो चीज सस्ती हुई पेट्रोल, मैं ये तीनों खबरों को ऐड करना चाहूंगी, उसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा है। तो फिर मुझे बता दें आवाम के लिए रिलीफ कहां पर है? आवाम के लिए रिलीफ वहाँ पे है कि वो इनके जो कंटेनर्स पे डी चौक वाले तमाम जलसों की तकारीब जो हुआ करती थी, और उनकी रिकॉर्डिंग सुना करे रोज, और उसके अंदर उनके लिए सबसे ज्यादा जो इशारा है ना वो हर चीज का है कि डॉलर 1 रुपया बढ़ेगा तो क्या होगा, पेट्रोल 1 रुपए लीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सब्जियां महंगी होगी तो क्या होगा, आटा दालें चीने जो होंगे। बहुत जबरदस्त रिलेट किया चीजों को, रोज सुना करें तसल्ली के साथ, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि क्या उस वक्त मैं इतना ज्यादा मैच्योर नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी आंखें कान सुनने की सलाहियतें खत्म हो गई थी कि मैं इनकी तकरीरें सुन के वाकई उसको बड़ा सीरियस लेता था, या वाकई वो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, मेरी नजर और कानों का और आंखों का धोखा था। तो मैं इस चीज को अक्सर जो है ना इवेल्युएट करता हूँ। तो इस वक्त हमारी कौम जो है ना बस वो इवेल्युएट करे और उन्हीं फार्मूलों पे जो जिए, क्योंकि और ये इस तरह के बयानात सुने कि सीएम साहब ये कह रहे हैं कि आवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा पहुंचना चाहिए, बस। और कैसे पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए किसी को नहीं पता। सूबे के तमाम टॉप ब्यूरोक्रेसी इस मीटिंग में बैठी है, आपका चीफ सेक्रेटरी पंजाब बैठा है, आपके तमाम सेक्रेटरीज बैठे हैं, और उनको एक ऑर्डर मिल गया और वो ये बताने से कासिर हैं बेचारे कि जी वज़ीर साहब बताएं कि हम किस तरह करें, हम कौन सा हिकमत अमली अपनाएं और उसके बाद कर लें, क्योंकि बड़े बड़े अशराफिया तो जाहिर बात है इस गवर्नमेंट में भी हैं, बड़े बड़े अशराफिया उस गवर्नमेंट में भी थे, और बड़े बड़े अशराफिया की सपोर्ट चाहे फाइनेंशियल है चाहे मॉरल है वो तमाम हुकूमतों के साथ रहती हैं। तो किसकी जुर्रत है मुझे बताएं ना वो उस पर हाथ डालते? सवाल ये माजी में कभी देखा ना भी हमें ऐसा किस पुलिस चीफ ब्यूरोक्रेसी के चीफ या किसी भी किसकी क्या जुर्रत है कि वो उसके खिलाफ कोई इकदाम उठा दे? और हमारे हंसमुख डीसी साहब तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत कम जो है अवेलेबल होते हैं शहर में, तो वो हमारे हंसमुख डीसी साहब बेचारे किस तरह जाके किसी को, ना आपको इंतजामिया के रेट नजर आ रही है, ना आपको गवर्नमेंट के रेट नजर यही बात है ना, हमने यही एलिमेंट करने हैं ना कि अगर आप सीएम ने कह दिया ग्रिप डालें, ग्रिप किस तरह करनी है, किसने करनी कि आप उस पोजीशन में नहीं है। डिप्टी कमिश्नर जो कि 144 इंपोज कर सकते हैं, जिनके पास मजिस्ट्रेट्सी राइट्स हैं, जिनके पास मजिस्ट्रेट्स की एक फौज जफर मौज है जो कभी नजर नहीं आई, वो करेगी राब्ता। असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिनके पास तमाम पावर्स हैं, वो करेंगे। या कमिश्नर साहब जो कि कोरोना के दिनों में भी शाज़ो नाज़िर ही नजर आए हैं स्क्रीन पे, और कभी बाहर उन्होंने निकल के देखा कि क्या चल रहा है। और जब हम स्पेसिफिकली महंगाई की बात करते हैं वो तो हम अपने नाजरीन को हर रोज दिखाते हैं। अब चाहे मुर्गी की कीमत की बात की जा रही है, आटे की कीमत की, पेट्रोल, अब ये चीजें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहीं पर भी हमें कंट्रोल करती नजर नहीं। और अना एक मशवरा इनको जरूर आप भी दें, मैं भी देता हूँ कि अब अगर आप लाहौर को धो के फारग हो गए हैं कोरोना से, क्योंकि ये तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा धोने से,
तो बराह मेहरबानी अपने असल काम की तरफ वापस आ जाएं। बिल्कुल। ये MCL मिल के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और उनके मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो ग्राम फरोशी पे ही काबू पा लें, क्योंकि अब क्लोरीन मिले पानी से पूरा लाहौर धोने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपको स्ट्रेटेजी चेंज कर लें, अगले स्टेप पे चले जाएं, और जब तक आपको समझ नहीं आती कि हमने कोरोना को अब कैसे कंट्रोल करना है, तो कम से कम जो आपका एक्चुअली काम है आप वो कर लें, ताकि कम से कम आवाम को मुश्किलात का जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है और जिससे उम्मीदें हैं कि हमें कोई मजिस्ट्रेट आएगा, वो 10 रुपए 15 रुपए दूध महंगा देने वाले, दही महंगा देने वाले, मुर्गी महंगी देने वाले पे कोई आके नकेल डालेगा, इनको पूछेगा कि भाई ये क्या हिसाब किताब है, क्यों किया जा रहा है, तो ये काम इनको अब कर लेना चाहिए, बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बता दे दुर्रे नायाब, हम इंतजामिया की तो बात करें, ये हुकूमत का रवैया क्या है? आपकी रोटी आटा जो है वो महंगा होने जा रहा है, रोटी और नान के जितने भी आपके तंदूर मालिकान हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वो हड़ताल की तरफ जाएंगे अगर हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात ना किए। आपके ब्रायलर एसोसिएशन वाले यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। ये जो हुकूमत खामोश बैठी है, इसके पसे पर्दा क्या मुहरकात है? ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए खामोशी इन्होंने ना इन्होंने ओपोजिशन में पहले कहा जी कि बड़ी लूटमार हुई, ठीक है जी, PMLN गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लूटमार की। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है की है, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आए। इन्वेस्टिगेशन में कहा जी सस्ती रोटी स्कीम लूट के खा गए, ये कर गए, वो कर गए। अब जब ये इख्तिदार में आए हैं तो कम से कम सस्ती रोटी का ही ऑडिट कर लें, ऐसे ही है। और कौम को बता दें, हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को बता दें कि सस्ती रोटी में वो पैसा कहाँ गया। उस दौर में जो अफसरान थे सस्ती रोटी अथॉरिटी में जिन्होंने लूटमार की, आज वो किन ओहदों पे तैनात हैं? बिल्कुल। बहुत सारे को तो मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने लुट मचाई हुई है पूरे आपकी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, जो सस्ती रोटी स्कीम के अंदर उसकी नाकामी का बाइस बने, जिसमें बहुत सारे अफसर LD में भी तैनात। अगर आप इसी तरह 1 by 1 पूछें कि उस वक्त सस्ती रोटी स्कीम जो बनाई गई थी उसमें सस्ती रोटी जो कामयाब नहीं हुई, सिरे नहीं चढ़ी, उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद करें? और अब अगर आप सस्ती रोटी नहीं दे पाते तो आप भी उस मॉडल की तरफ आएंगे, आप भी सस्ते रोटी सस्ता आटा मॉडल की तरफ जाएंगे, और अनकरीब मुझे लग रहा है कि ये सस्ता आटा स्कीम जो है ना मुतारिफ करा देंगे। क्योंकि कल अलीम खान साहब का बयान था कि गरीब और उमरा के दरमियान एक ही फर्क है कि हम उनको सब्सिडी दे दें। अमीर लोग तो 720-25 रुपए का आटा अफोर्ड कर लेंगे, गरीब लोग नहीं कर सकते, हमें उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, हम उनकी सब्सिडी बढ़ाएंगे। इसका मतलब है हम एक सस्ता आटा स्कीम लाएंगे, और माजी में सस्ती रोटी थी, अब सस्ता आटा है। और कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा कि हम इनको नकेल डालेंगे। ये कैसे हो सकता है कि इतनी महंगाई हो और आटा जो है वो इतने ज्यादा ऊपर चला जाए? ये बयानात दिए भी गए थे मियां असलम इकबाल की जानिब से, तो सिर्फ बयानात की हद तक रहे, हमें इसकी हकीकत नहीं नजर नहीं आई। देखिए उस पर कौन आ गया ना, एक मिनिस्टर कह रहा है कि हम काबू करेंगे, दूसरा मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं ठीक है हमें बाइफरकेट कर देना चाहिए, उम्रा को 925 पे रहने चाहिए और जो गुरबा हैं उनको आप सब्सिडी दे दें। तो इसका मतलब है कि वो जो आप बातें करते थे कि सस्ती रोटी स्कीम बनाई नहीं जा सकती थी, सस्ती रोटी अथॉरिटी बनानी ही नहीं चाहिए थी, तो उन अफसरान को पकड़े ना, वो बैठे हैं सारे अपनी सीटों पे एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बुला के पूछें कि सस्ती रोटी अथॉरिटी का आपने क्या किया है। ये भी कर दें तो बड़ी बात है, बिल्कुल आपने लेकिन पहले वो हमारे मोहतरम ओपोजिशन लीडर को पकड़ लें तो बड़ी बात है। मसरूफ है अभी तो मसरूफियत हमारी वहाँ पर ऐसे ही है, तमाम तर मशीनरी तमाम तर कुव्वतें जो हैं वहाँ पर लगाई जा रही हैं कि इस पे हम किसी तरह से कामयाब हो जाए। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, कॉर्पोरेशन की 50 करोड़ की लागत से 3 मेगा स्कीमों की तकमील की इजाजत, कमिश्नर सैफ अंजुम ने एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी इसकी दे दी है। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कमिश्नर साहब पहले CO MCL से ये पूछें कि जो आपने पहले हमें ख्वाब दिखाए, शहर में स्कीमें लॉन्च करने की बात की, जो आपने कहा जी कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स बन जाएंगे, मेल फीमेल के अलहदा पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, यहाँ हम ये करेंगे वो करेंगे शहरियों को इतनी सहूलियात देंगे, वो कहाँ है? उनके तो आज तक टेंडर नहीं हो सके, और स्कीमों की मंजूरी ले लेके आपने इस चीज को बस सिर्फ एक आई वॉश किया हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए। शहर में लाइट्स लगाने की बात हो, पार्किंग प्लाजा की बात हो, ये देखें आज 30 जून होने के करीब है, 30 जून के बाद फंड्स लैप्स हो जाएंगे माली साल में, उसके बाद जब फंड्स लैप्स हो जाएंगे तो आपको 15, 20, 25 दिन पहले ये स्कीमें बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे ही है। और ये स्कीमें लॉन्च करने का फायदा क्या है जब आप टेंडर भी नहीं कर सकेंगे, उनके फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, तो सिर्फ जस्ट टू शो कारकर्दगी दिखा दें जी हम कि MCL बड़ा काम कर रही है और हम MCL को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, उनसे पीछा ना पूछा जाए कि जी पीछे जो प्रोजेक्ट्स थे वो कहाँ गए।
आज तक आपके तमाम वो पब्लिक टॉयलेट्स वाले प्रोजेक्ट, मैं इसका बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट है जब शहरी बेचारे कहीं घर से बाहर निकलते हैं, कोई मुसाफिर आपका शहर में आया होता है, तो ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार को चाहिए वो मसाजिद के पास, पब्लिक प्लेसेस के पास, लारी अड्डों के पास, बसों के अड्डों के पास कम से कम पब्लिक टॉयलेट्स दे, ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स दे कि वो आराम से जाके इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। वहाँ पे तो ये हालत है कि कोई शरीफ बंदा जा ही नहीं सकता, ना वहाँ पे कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई दरवाजे का इंतज़ाम है, ना कोई वहाँ पे किसी किस्म की टूटियाँ गायब हैं, और बाहर बंदा जो खड़ा है वो मुंह फाड़ के आपसे 20-30 रुपए मांग लेते हैं कि जी आप अब ये पैसे दे दें। तो जहाँ पे ये हालात हों तो फिर इस तरह की नई स्कीमें, बेशक आप 50 करोड़ छोड़ के आप 25 करोड़ और ऐड करके भी आप 1 अरब की स्कीमें भी लॉन्च कर लें, वो आप आगे सिरे नहीं चढ़ेंगी। और ये 50 करोड़ रुपया जो है, सॉरी, इस माली साल में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बताया, एग्जैक्टली ये एक कागजी स्कीम ही रहेगी, और कागजी स्कीम की मंजूरियां तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं जी कि बड़े छोटे छोटे अपने हमारे गली मोहल्लों में भी होता था जी, आज सड़क बनना शुरू हो गई, कल पत्थर छोड़ के भाग गया ठेकेदार, आपके पाइप साइडों में पड़े रहे, उसके बाद कोई आया नहीं, पूछने वाला ही नहीं, और साला साल ऐसे पड़ा होता है। जब हम फील्ड में आए तो लाहौर के हर दूसरे हिस्से में ये प्रैक्टिस होने लग पड़ी। और उसके साथ क्या MCL से ये पूछे कि क्या उन्होंने अपने एरियाज के नेग्लेक्टेड जो एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने शुमाली लाहौर से लेकर आपका जो है सब्जाजार, उससे रिलेटेड जितनी सराउंडिंग्स हैं, बंद पार खास तौर पे जो आबादियां हैं, उनके अंदर आपने फैसिलिटी दी। आप लाहौर से निकले चूंग की तरफ मुल्तान रोड पे जाए, लेफ्ट राइट पे आपको बड़े बड़े तालाब नजर आएंगे, और ख़ास तौर पे जहां मॉडल बाजार बना था इसका रायविंड का, उसके इर्द गिर्द क्या हालात थी। चूंग के अंदर इतने बड़े बड़े तालाब है जहां पे वासा का LD का कंट्रोल एरिया नहीं है, वहां पे MCL ने क्या किया, MCL ने बेदिया के सराउंडिंग में क्या किया, बरकी के सराउंडिंग में क्या किया, हेयर पिंड से लेके आप चले जाए फिरोजपुर रोड पे टिल जो आपका बाउंड्री आती है कसूर की, आपने उन आबादियों के लिए क्या किया। कहीं पर कारकर्दगी कुछ नजर नहीं आ रही है। खैर अगली खबर की तरफ जाएंगे। LDA लाहौर तामीराती कामों के लिए 4 हिस्सों में तकसीम, शुमाली, जनूबी और शर्की और गरबी जोन के लिए 8 करोड़ का बजट जो है वो मख्तस किया गया है। क्या कहेंगे दुर्रे आप? जी, अब लाहौर में ना ये बड़ी शिकायत आम थी कि जी आपने जौहर टाउन का तो काम कर लिया LDA ने गुलबर्ग को बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया, अपने तमाम तर जो मेन एरियाज थे उनको कर लिया, लेकिन लाहौर शहर में जो जिम्मेदारी कंट्रोल्ड एरिया में गुजरपुरा की है, जो लाहौर कैनाल की है, उसके बाद बेदिया से पहले जो सारी इलाके हैं, उसके बाद आपके अगर चले जाएं रायविंड के जो पसमानदा इलाके, उनका क्या कसूर है, वहाँ पे पैच वर्क कौन कराएगा, वहाँ की सड़कों की जो टूट फूट हो चुकी है वो कौन करेगा। तो इनको फिर 4 जोन में तकसीम करके जो मौजूदा वसाइल थे उनको चारों बराबर हिस्सों में तकसीम करने की जरूरत पड़ गई, और इसके लिए 8 करोड़, और इसके लिए उन्होंने 8 करोड़ पे फी जोन, यानी कि हर जोन के पास 8-8 करोड़ पे रख दिए कि अगर फौरी तौर पे बहुत सारी रोड्स की पैच वर्किंग की जरूरत है तो हर जोन में 8-8 करोड़ पे लगा के आप कर दे। किसी को ये ना हो कि जी जौहर टाउन में काम हो रहा है, आपके गुलबर्ग में हो रहा है, लेकिन हमारे रायविंड में नहीं हो रहा, या हमारे चाइना स्कीम में नहीं हो रहा, गुजरपुरा में नहीं हो रहा। तो अब ये प्रैक्टिस स्टार्ट की गई है, लेकिन ये देखते हैं कि क्या वाकई हुकूमत की तरह इनके फंड्स के हेर फेर भी होते हैं कि नहीं होते, कि ये ना हो कि किसी गरीब जोन के उठा के फंड्स जो है वो किसी अमीर जोन में लगा दे। ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। बाकी फार्मूला ठीक है, अगर इस पे अमल हो तो मसावी पैच वर्किंग होगी, इक्वली हर तरफ जो है वो काम भी हो जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी से हम खबर शामिल करेंगे जहां पर मीटर खत्म हो गए हैं और इसको 3 माह हो गए हैं। अब सारिफीन किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी एक लंबा प्रोसेस होता है, उस पर मीटर का खत्म हो जाना, तो सारिफीन बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये सारिफीन बेचारे वो हैं जिन्होंने 3 साल से दरख्वास्तें जमा कराई। ये वो नहीं है कि आप गए और आपने वासा की तरह या आपने वाडा की तरह, लेस्को की तरह आपने जाके जो है ना दरख्वास्त दी और अर्जेंट या नॉर्मल फीस के साथ ट्रीट करवाया। तो और फिर अब जिन लोगों ने नए कनेक्शन लेने हैं, आगे से जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा कराने हैं, उनको तो कहीं पर कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। अब अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं थी ना, तो पिछले दिनों आपके सुई गैस के जो चीफ थे उनको क्या जरूरत थी दोबारा दरखास्तें ओपन करने की। आपने जो पाबंदी लगा के रखी थी लगे रहने देते, और जितना पैसा जो है वो आपने इकट्ठा करके रखा था 3 साल से, उनके लोगों की डिमांड पूरी कर देते। मेरा पैसा 3 साल से एक इदारे सरकारी के पास पड़ा है, वो मुझे उसकी फैसिलिटी नहीं दे रहे, वो मुझे उसके इफ्स जो है जो फैसिलिटी बनती है वो नहीं दे रहे, और पैसा मेरा 3 साल से कहाँ पड़ा है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता।
तो ये चीज़ भी इनके ऊपर एक लाइबिलिटी है जिसको फिलफुल नहीं किया गया, और आपने नई दरखास्तें खोल दी और पुरानी जो दरखास्तें 3-3 साल से थी उनको सिर्फ मीटर ना होने का बहाना करके छोड़ दिया। अगर मीटर नहीं है तो आप उनके घर तक कम से कम कनेक्शन दरवाजे तक वहां तक तो अलाइन कर दें कि पाइप डल जाए घर तक और पाइप डल के उनके दरवाजे तक आ जाए, उसके बाद आप उसको ऑफ कर दें, क्लोज करके छोड़ दें, ताकि अगले बंदे को तसल्ली हो कि जी जैसे ही मीटर प्रोक्योर होंगे तो हम उसको लगा देंगे। लेकिन इन्होंने सारे स्टेप रोक के बैठ गए हैं जी, सारे स्टेप रोक के और बैठे हुए हैं। और ठीक एक ऑप्शन तो ये थी, दूसरी ऑप्शन थी कि आप लेस्को की तरह या अब दूसरे वासा जिस मॉडल पे जाना चाह रहा है कि मार्केट से ही परचेज होगा मीटर, वहीं का वेंडर होगा और सप्लाई फराहम करना इदारे की जिम्मेदारी होगी, वही वेंडर आएगा, वही मार्केट से मीटर लेके किस्तों में उसके तमाम चार्जेस जो हैं वो बिल के थ्रू ले लेगा। दूसरा फार्मूला ये था, उस पर भी कोई इस्लाहत नहीं लाई गई। लेकिन शहर में, अच्छा मैं एक बात और भी बताऊं आपको कि ये मीटर लगा के भी बेचारे जो है ना वो तरसते रहेंगे गैस में, जो गैस के हालात हैं। पीक आवर्स में तो गैस मिलेगी नहीं, जब मिलेगी तो उसका पीक आवर्स नहीं होंगे, आप सो रहे होंगे। रमजान में और बाकियों में भी शेड्यूल देखे ना कि रात को प्रेशर बहुत अच्छा होता था, उसके बाद पूरे दिन और उसके बाद आपको नहीं मिलता था। जहाँ पे मसाइल होंगे वहाँ पर उस तरह ही रहने, यानी अगर आपको कनेक्ट भी जाते हैं तो ये मसाइल ऐसे होंगे। दुर्रे ने आप लास्ट मिनट है, मुझे एक आपका कमेंट चाहिए अगली खबर पे। बजट 2020-21 तनख्वाहों पेंशन में इजाफे पर फैसला नहीं किया गया, सिर्फ एक कमेंट चाहिए। ये सिर्फ प्रेशर है जी कि अब जो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी चाह रही है कि सरकारी मुलाजमीन उनकी तरह मुराद बढ़े, और मिनिस्टर्स भी चाह रहे हैं कि अगर वो बढ़े तो फिर आगे हमारे भी बढ़े, और इसी तरह उनको एक दूसरे को नवाजने और उनके फायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम भी उससे बहती गंगा से हाथ धोएं। लेकिन आवाम के जो टैक्सों के पैसे हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है हुकूमत के साथ, जिस तरह नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स है, उनको बतदरीज कमी लाई जा रही है, उनको कोई रियायत नहीं मिल रही और लोगों को कोई रियायत नहीं दे रहे, लेकिन ये अपने लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। इससे बहुत सारी जहां आसानियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। लोग बहुत सारी शिकायत करते नजर आ रहे हैं, यानी आपका डेटा जो है अब वो महफूज नहीं है, किसी भी तरह से महफूज नहीं है। हमने क्वारंटीन के टाइम के दौरान, लॉकडाउन के दरमियान देखा कि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की तो उसका लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस आए। फिर व्हाट्सएप किसी तरह से महफूज नहीं है। सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इससे मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसके सदेबाब के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? दूसरा, लोगों को टाइम टू टाइम मैसेज देना कि वो जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है, उसका इस्तेमाल किस हद तक महफूज है, ये चीज़ें अब कैंपेन का हिस्सा बन जानी चाहिए। इसके लिए क्या किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। डिप्टी डायरेक्टर FIA आसिफ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे असरात सामने आना शुरू हुए, क्योंकि गुज़श्ता 1-2 महीनों में हम लॉकडाउन में रहे तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपके पास शिकायत आई होंगी? जी बिल्कुल, ये अब से नहीं, इससे पहले काफ़ी अरसा से ये हो रहा है, और टाइम टू टाइम हम लोग अवेयरनेस की कैंपेन्स भी चलाते हैं, लोगों को मैसेजेस भी देते हैं और ये भी बताते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपने करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो भी डेफिनेटली वो भी इन चीज़ों को देखते हैं और वो भी इस तरह का वो स्टफ़ उस पर अपलोड करते हैं या इस तरह की साइट्स अपलोड करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये वो ब्रांड्स की फेसबुक की या कोई भी प्रोफाइल बना के, पेज बना के उस पर वो दे देते हैं। तो ये काम काफ़ी अरसा से चल रहा है, जब से यानी इंटरनेट चल रहा है तब से ऑनलाइन शॉपिंग का हवाला। अच्छा आसिफ साहब, लोगों की शिकायत एक तरफ, आपका अपना इदारा इस ज़मीन में क्या कोशिशें कर रहा है कि इस तरह के जो आपको ऐसे लग रहा है कि ऐप्स ऐसी बनाई गई है जिस पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको चेक किया जाए? डेफिनेटली एक तो हम लोग लोगों को अवेयरनेस की कैंपेन्स जो है वो हम लोग करते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे हम फ्रॉडस्टर्स को पकड़ते हैं। सही। लास्ट ईयर 2019 से ऑनवर्ड ये ज़्यादा हुआ है, यानी ये कोरोना से पहले से ही इसकी यानी पेस बढ़ गई थी ऑनलाइन फ्रॉड की। तो हमने बहुत सारे लोग
इंडिविजुअल्स और गैंग्स बहुत सारे पकड़े हैं लोगों को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू। मैं ये कहता हूँ बताने की जो ज़्यादा, देखिए हम लोग तो उनको पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, वो ये होता है कि हमारे जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल होते हैं, वो दूसरे दिन उसने बाहर आ जाना है, जितना दिन उसने एक दिन रिमांड पे रहना है तो चलें ये है कि अगर रिकवरी हो जाए। बट इसमें रिकवरी क्या होती है 2000, 4000, 5000 रिकवरी देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से जरूरी है, एक तो हमें कवानीन को रिवाइज करना होगा। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। अब आपने कहा ये नॉर्मल चीजें हैं कि आपने पकड़ लिया, 2-3-4 हजार रुपए रिकवर हुए और उसके बाद से वो बंदा बाहर आ गया, यानी इसका कोई हल नहीं है। आप क्यों उन लोगों को हैवी जुर्माने नहीं करते हैं या फिर ऐसी कोई सजा नहीं देते कि कम से कम दूसरे लोग जो ये प्लान कर रहे हैं करने के लिए वो मोहतात हो जाएं? जी बिल्कुल, उसमें देखें हमने बीइंग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हमने तो एज पर लॉ चलना है, जो कानून हमें दिया गया हमने उस पे चलना है, बंदे को अरेस्ट करना है, बंदे को आइडेंटिफाई करना है। टाइम टू टाइम जब आप देखते हैं केसेस बढ़ रहे हैं तो इस कानून में तरमीम भी तो करनी चाहिए ना? कानून में तरमीम करनी है लेजिस्लेटर्स, वो हमें कानून बना के दे दें, हम उस पे अमल करेंगे। हमारी बाउंड्री है, हमने उस कानून से बाहर नहीं जाना। आजकल ये होता है, आप ये देख लें कि कभी किसी लॉ इन्फोर्सिंग का बंदा किसी को हल्का सा टच भी कर देता ना, कोई एक थप्पड़ भी मार देता क्रिमिनल को, इवन वो हार्ड मतलब क्रिमिनल हो, वो उसकी जो है इंक्वायरी लग जाती है और ये होता है। मतलब इस चीज से हट गए हम लोग, एज पर लॉ जो हमें कवानीन दे दिए गए हमने उस पर चला। बट ये है कि वो भी इस तरह के हैं कि रिकवरीज हो जाती हैं जो कंप्लेंट लेके आते हैं, बट इसको रोकना अवेयरनेस के जरिए इसको रोका जा सकता है और इस पे सख्त एक्शन करके, यानी अगर कवानीन सख्त होंगे इस पे तो डेफिनेटली जो बंदा हम पकड़ेंगे वो अगर 6 महीने अंदर रहेगा, वो लोगों को भी पता चलेगा कि वो बंदा लोगों को भी इससे सबक मिलेगा कि उन्होंने ऐसा नहीं करना। ये मैं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बात कर रहा हूं, अदरवाइज कुछ ऐसे कवानीन हमारे पास हैं कि हमारे पकड़े हुए 3-3, 4-4 साल से अंदर है, वो बाहर नहीं है। इस पे हम बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर FIA। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात कर रहे हैं, अब ये रुझान बढ़ता जा रहा है, क्या आप समझते हैं इसकी वजह ये है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बहुत ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, तो ये काम बहुत ईजी हो गया कि आप आराम से लोगों को पागल बनाएं, पैसे बटोरें और चलते बने? जी डेफिनेटली लोग ये इस साइड पे जाना तो है हमने। ये कभी नहीं हो सकता कि दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाए या ऑनलाइन जो भी आपका फैसिलिटीज हैं हम उसको अवेल नहीं करें, ये हमने करना तो है। बट इसको ये है कि थोड़ा सा हम अगर एजुकेट कर देंगे लोगों को कि आपने क्या क्या चीजें देखनी है जब भी किसी साइट पे आपने शॉपिंग करनी है। एक तो रिकॉग्नाइज साइट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, लोगों को पता है कि उनकी साइट्स पे जाके करना है। दूसरा ये है कि नीचे उसके रिव्यूज आ रहे होते हैं। जब भी किसी ये फेसबुक का पेज है या कोई भी आपकी इस तरह की साइट है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, उसके रिव्यूज नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग की, उनके साथ फ्रॉड हुआ तो उन्होंने नीचे रिव्यूज डाल दिए, कमेंट्स डाल दिए कि ये फ्रॉडस्टर्स बिल्कुल ऐसे। वो देख लें अगर, तो वहीं से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये पहली चीज है इसके लिए जो जरूरी है देखने के लिए। सही। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, अब बहुत ज्यादा ब्रांड्स भी ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी दिखा वो कुछ से होते हैं, जब वो भेजते हैं वो कुछ होती है, इस पर भी क्या कोई कानून है? जी ये शिकायत बहुत ज्यादा आई है कि यानी आपको जो डिस्प्ले पे चीज होती है वो और तरह की होती है, बट बिल्कुल ही नाकिस मटेरियल जो होता है वो रिसीव होता है। बट उस पे कंप्लेंट FIA साइबर क्राइम को की जा सकती है। हम इसको डील भी कर रहे हैं, हम लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। वेबसाइट के थ्रू या किसी भी कॉन्टेक्ट के थ्रू ज्यादा कराची से हमने देखा है कि जो डिलीवरीज आती हैं या जो उनके दिए हुए होते हैं एड्रेसेस। बट फिर वही बात कहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करें जरूर, बट देख लें कि वो रिकॉग्नाइज्ड साइट्स हैं, उसके रिव्यूज देख लें। अगर रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स की भी साइट्स होंगी, ये तो आपने बता दिया कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी शिकायत होती हैं इससे रिलेटेड, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी शिकायत FIA तक कैसे पहुंचानी है। इसका प्रॉपर तरीकेकार क्या है और कितनी देर में इस तरह की शिकायत हल हो जाती हैं? जी इसमें हमारे FIA साइबर क्राइम के लिए एक हमारी वेबसाइट है complaint.FIA.gov.pk, इस पे जाके कंप्लेंट की जा सकती है ऑनलाइन, मतलब घर बैठे। एक हमारा हेल्प डेस्क है helpdesk@nr3c.gov.pk, ये हमारा ईमेल ID है, इस पे ईमेल किया जा सकता है। हमारे 15 स्टेशन हैं, सर्कल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वहां इन पर्सन जाके कंप्लेंट की जा सकती है। 9911 हमारी हेल्पलाइन है, उस पे कंप्लेंट किया जा सकता है। और शिकायत पर कितनी देर में अमल दरामद हो जाता है? देखिए ये हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये कि किसी भी कंप्लेंट को हमने विद इन अ वीक
रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है। हो ये रहा है कि पहले हमारे पास कुछ स्टाफ की कमी थी, जो अब हमारे पास स्टाफ आ गया, 400 ऑफिसर्स इंडक्ट हो गए, जिनको चार्ज मिल गया, जो काम करना शुरू हो गए। उसके बाद से अब ये हुआ है कि लोगों को वहां पे बुलाना थोड़ा सा इशू है, ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, इसकी वजह से अब स्लो हो गया। अदरवाइज ये कि हमारे पास स्टाफ इतना हो गया है और सारे कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, विद इन अ वीक हमने रिस्पांस देना होता है। और बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो थोड़े सीरियस मैटर्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया के, अदरवाइज ये शॉपिंग से हटके, उसका सेम डे भी हम लोग बंदे अरेस्ट करके FIR कर देते हैं। यानी हमारी कोशिश होती है कि ये देखिए बोझ है हमारे ऊपर, जो कंप्लेंट आ गई वो हमने उसको एड्रेस करना ही करना है, और हम कर रहे हैं, और बड़ा इजी है उसको एड्रेस करना। हमारी ये कोशिश है कि हम उसको जितनी जल्दी हो सके, बट ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से थोड़ा सा डिले इस वजह से होता है कि जो हमारे पास बहुत सीरियस मैटर्स आते हैं सोशल मीडिया के, हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। सही। अच्छा, अब ये जालसाजी वाले मैसेज बहुत आ रहे हैं, इनामी रुकूम वाले, और फिर हम देख रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट की ऐसी कैंपेन चल रही है जिसका फायदा उठाते हुए जितने हमारे फ्रॉडी हैं ये मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, इसमें ये जो चीज है ये इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे, ये गैंग्स कर रहे हैं, ये ग्रुप्स कर रहे हैं। अच्छा, वो ग्रुप्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, यानी मुल्तान में बैठा हुआ एक उनका हिस्सा, दूसरा सरगोदा में बैठा हुआ है, तीसरा गुजरांवाला में बैठा हुआ है, कराची में बैठे हुए, ये इंटरकनेक्टेड हैं। ये गैंग्स और ग्रुप्स को हमने पकड़ा, लोगों की रिकवरीज भी करवाई हैं। अच्छा, इस पे दूसरी फिर वही चीज, मतलब मैं बार बार क्यों इसलिए बात कर रहा हूं कि साइबर क्राइम में लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको पकड़ना थोड़ा सा इस हवाले से मुश्किल है कि उनको आगाह कर दिया जाए, उनको अवेयरनेस उनको दे दी जाए, ये ज्यादा इजी है ताकि वो बच जाएं इससे। बिल्कुल ऐसे। इसमें हमने साइबर क्राइम के प्लेटफॉर्म से, हमारे ट्विटर अकाउंट्स हैं, फेसबुक का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके हम लोग यही कहते हैं कि लोगों को बचाया कैसे जा सकता है इससे। अब बहुत सारे गैंग्स पकड़े, फिर वही बात, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रिकवरीज हो गई। रिकवरी तो होती है उसकी जिसने कंप्लेंट की होती है, या ड्यूरिंग रिमांड आपके पास जो लोग आ जाते हैं, जी हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है, बट वो 5 लोग आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे, उनकी रिकवरीज हो जाएंगी, और बाकी जो 100 हैं जिनको वो लोग बिल्कुल सही कहा, वो रह जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए अवेयरनेस की कैंपेन्स पकड़ने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे तो हमने बात करनी है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। ये मकबूल तो बहुत है लेकिन उतने ही गैर महफूज हैं, ऐसा क्यों है, इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। व्हाट्सएप इंतहाई मकबूल है लेकिन इंतहाई गैर महफूज भी, क्या वजूहात हैं इसकी? जी, व्हाट्सएप बड़ा महफूज है, बट उसका यूज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो गैर महफूज तरीके से। 2 चीज़ें होती हैं व्हाट्सएप यूज़ करते हुए जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एक तो आपके व्हाट्सएप, आपका नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होता है जिस पे आपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, उसको कन्फिगर करता है कोई भी बंदा, फ्रॉडस्टर। आपके पास कोड आता है, वो आपको कॉल करता है कि यार मैं इजी पैसा करवा रहा था, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बड़ी इमरजेंसी बताता है आपको कि मेरा वो इजी पैसा का कोड आपको आ गया, वो प्लीज़ मुझे दे दें, मेरे फादर बीमार हैं, मदर बीमार है। आप इन गुड फेथ जो है उसको कोड बता देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो आपके व्हाट्सएप का कोड है, वो कन्फिगर कर लेता है, आप अपने हाथ से दे रहे हो। ये लोगों को बताना जरूरी है कि ये चीज़ नहीं करनी है आपने। दूसरा एक चीज़ और होती है, व्हाट्सएप ने एक और इंट्रोड्यूस कर दी है, एक लिंक आपको भेज दिया जाता है। जी, वो लिंक भेज दिया जाता है, वो लिंक से भी आपका वो हो जाता है। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आपकी सेटिंग के अंदर आपको जो व्हाट्सएप है उसको आप अपने फेस रिकग्निशन पे लगा सकते हैं, जैसे उसकी सिक्योरिटी है। और दूसरा ये होता है कि उसको आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड है, यानी वो आप उसके साथ कॉन्फ़िगर कर लेते हो आपके मोबाइल के साथ, वो वही कोड जो आपके पास आता है। कुछ उसके फीचर्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, वो फिंगर थंब है, वो उस पे जैसे आप मोबाइल थंब लगाते हो तो मोबाइल ऑन होता है, यही चीज व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस करवा दी है। आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें एनेबल करें। कोई लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें, कोई आपको कोड भेजता है वो आप ना दें किसी को। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप बना हुआ है तो वो कोड या लिंक आया तो आपने दे दिया। अदरवाइज ये भी होता है कुछ लोग व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे होते, उनका नंबर कन्फिगर कर लिया जाता है। ये करते क्या है, 2 चीजें, या तो आपका पर्सनल डाटा उसमें से निकालते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा ये हो सकता है उसकी व्हाट्सएप की वजह का ये होता है कि उसके थ्रू ये इनामी रकूम के जो आप बात कर रही थी वो उसके लिए यूज करते हैं तो नंबर आपका जाता है। तो व्हाट्सएप खास तौर पे
व्हाट्सएप का कोड आपने किसी को नहीं देना, आपको आए, वो व्हाट्सएप का नहीं होता, आपको इजी पैसा का कहते हैं, ये बताना लोगों को जरूरी है। दूसरा, उसको सिक्योर करें, उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाएं, मोबाइल के साथ एसोसिएट करें, और दूसरा उसको अपना थंब या उस पे करें। अगर आपका कोई मोबाइल उठा भी लेता है, वो व्हाट्सएप देखता है, तो वो जब तक आपका थंब नहीं लगेगा या आपका फेस रिकॉग्निशन नहीं होगी, वो आगे लॉगिन नहीं होगा। सही, ये ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब मुझे बताइएगा, इस तरह के अगर इश्यूज आ रहे हैं तो इस पर कवानीन क्या हैं, और उनको आप नहीं समझते कि अब सख्त करने की जरूरत है? जी, इस पे तो कवानीन मौजूद हैं, बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि एक तो ये किसी का डाटा को एक्सेस करना, किसी के सिस्टम को एक्सेस करना, ये जुर्म है, ठीक है, इसकी 2 साल की सजा है। बाकी दूसरा ये कि अगर उसको कोई मिसयूज करता है, किसी को कोई हरास करता है या किसी को कोई डिफेम करता है, ये 2 ही मकासद होते हैं जिसके लिए लोग जो है वो व्हाट्सएप को हैक करते हैं। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज हो रही है तो उसके लिए अलहदा कानून मौजूद है, उसकी 3 साल की सजा है। कवानीन मौजूद हैं, लोग आइडेंटिफाई भी होते हैं। हाँ, इस पे ये होता है कि ये इस लेवल का होता है कि लोग जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, अरेस्ट करते हैं, वो दोबारा यानी इस काबिल नहीं होते कि वो दोबारा से ये काम करें। सही। अच्छा, साथ ही साथ मैं दूसरी कुछ एप्लीकेशंस की बात करना चाहूंगी जिसमें ट्विटर और फेसबुक है। ट्विटर पे भी हमने वकार यूनिस साहब को देखा कि उन्होंने कहा कि भाई इसने तो बाज नहीं आना है, मैं ही अब ट्विटर का इस्तेमाल बंद कर दूंगा, यानी आपको इस स्टेज पे ले आते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन कौन सी एहतियात है जिसको आप बरत सकते हैं? जी, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया की कोई भी ऐप हो, उन सब में सेटिंग्स के अंदर कस्टमाइज की ऑप्शन होती है। पहली चीज जो बताने की वो ये कि हर किसी को आप ऐड नहीं करें उसमें, यानी हम फ्रेंड ऐड कर लेते हैं, उसकी एक्सेस हो जाती है आपके पर्सनल डाटा तक जो आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वो अननोन लोग होते हैं, वो उसके ऊपर वो उसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये कि कस्टमाइज ऑप्शन में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपने मोबाइल के साथ उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड एसोसिएट कर लेते हो कि जब भी कोई बंदा आपका पासवर्ड लगाता है, पासवर्ड लग भी जाए तो आपके मोबाइल पे कोड आएगा। जब तक वो मोबाइल का कोड नहीं डालेंगे वो आगे नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये होती है कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई भी हो, उसमें अब फेसबुक के अंदर जैसे वो आपके 3 या 5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स की ऑप्शन है। अगर आपका वो हैक हो भी जाता है तो आप उन फ्रेंड्स के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हैं। आपका उसके साथ जो ईमेल जुड़ा हुआ है, ट्विटर है, कोई भी ऑनलाइन है, आपका इंस्टा है, जो ईमेल है आप उसको भूल जाते हैं। उस ईमेल के जरिए आप इसको बनाते हैं, वो ईमेल आपको याद नहीं रहता कि कौन सा, उसको लिख लें, उस ईमेल के जरिए आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। ये चीजें बहुत सारी हैं, बट हम जब उसको बना रहे होते हैं या हम किसी से बनवाते हैं या खुद भी बनाते हैं, तो ये जो एसोसिएटेड उसके मोबाइल नंबर एसोसिएटेड है या उसके साथ ईमेल एसोसिएटेड है या उसके साथ कोई और अकाउंट एसोसिएटेड है, जो उसकी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, उनको हम अप्लाई नहीं करते। उनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका कभी ऑनलाइन अकाउंट नहीं जाएगा। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा, अब इस पे हम कह रहे हैं कि हैकर्स बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं, जो जो ये चीजें आप बता रहे हैं ऑब्वियसली उनके माइंड में भी हैं और वो इससे ज्यादा जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए कुछ किया जा रहा है कि जो नए फीचर्स हैं, ऑब्वियसली हैकर्स को वो चीजें भी पता हैं, वो उससे आगे एक स्टेप जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जरूरी है, हम लोग जो साइबर क्राइम में बैठे हुए हैं, हम सारे टेक्निकल लोग हैं, 10-10, 12-12 साल हमने भी हैकिंग की हुई है, इसलिए हम साइबर क्राइम में, इसलिए हम इफेक्टिवली काम करें, इसलिए हम हैकर्स को पकड़ भी रहे हैं। हमें इन चीजों का पता है बड़ी अच्छी तरह से। अब एक चीज है फिशिंग टेक्निक है, वो क्या होती है कि आपको फेसबुक का पेज भेज दिया जाता है, उस पर लिखा होता है अपना अकाउंट अपडेट करें वरना ये क्लोज हो जाएगा। वो फेसबुक का बेसिकली नहीं होता, वो आपको भेजता है हैकर। आप उसके ऊपर, वो आज से 20 साल 15 साल पहले भी तरीका चल रहा था। मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इफेक्टिव तरीका है हैकर्स का किसी का आईडी हैक करने का, आज भी वही है जो 20 साल पहले था। इसमें बात वही है कि अवेयरनेस की चीज है। कोई गूगल आपको फेसबुक या कोई भी आप यूज कर रहे हैं, वो अपडेट करने के लिए आपको ईमेल्स और लिंक्स नहीं भेजता। वो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग होती है, उसको फिशिंग टेक्निक कहते हैं। वो फिशिंग के थ्रू आपके आईडीज हैक कर लेते हैं। इसके अलावा देखें, वल्नरेबिलिटीज होती हैं। हमें पता था कि फेसबुक के अंदर रिकवरी की ऑप्शंस में वल्नरेबिलिटी है, हमें पता था। जो लोग हम पकड़ रहे हैं हैकर्स, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट वो बहुत कम लोगों को पता था। ये चीजें इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, बट फिर वही चीज, अगर आपने सिक्योरिटी फीचर्स अनेबल किए हुए सारे, आपकी आईडी कहीं नहीं जाती। सही सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को यूज बिल्कुल करें, ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल करें, बट ये जरूर देख लें कि आपने अपने आप को सिक्योर करके किस, ये पढ़ना चाहिए हमें, ये एजुकेशन लेनी चाहिए
कि अपने आप को सिक्योर कैसे करना है सोशल मीडिया के बिल्कुल ऊपर, ऐसे क्योंकि ही है। आप अपने बेडरूम में बैठ के यूज कर रहे थे, वो फीचर्स अनेबल करने के बाद आप सोशल मीडिया को यूज करें। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आई होप कि ये चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं इसको आप ज़रूर देखेंगे और आप इसी तरह से अपने आप को, अपने डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। तो अब हमने बात करनी है कि कवानीन इसके लिए क्या हैं, इसको किस तरह से मजीद हम सख्त कर सकते हैं ताकि इस तरह के वाकयात की हम रोकथाम कर सकें। ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से गैर महफूज है, इस पर हमने अब ये देखना है कि कवानीन क्या है, लोगों को इस बारे में कैसे बताया जाएगा, गाइड कैसे किया जाएगा। ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया कि आप अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अब इस पर कवानीन क्या है, किस तरह से आप जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, फिर उस पर किस तरह से रद्द-ए-अमल होगा, क्या क्या इसके लिए कवानीन है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, रबिया बाजवा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हमने कहा साइबर क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, अब इस पे ऑब्वियसली साइबर क्राइम रिंग में आप जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, कवानीन वाज़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अब जिस हद तक ये बढ़ते जा रहे हैं इसमें क्लैरिटी और मैं तो ये कहूँगी करार वाक़ई सज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसको हम कम कर सकें। देखिए, इसमें जो कवानीन है, एक तो पहले 2002 में कानून मौजूद था लेकिन वो हर चीज़ का अहाता नहीं करता था। उसमें सिर्फ 2 सेक्शंस थे कि जो जिनके तहत ये कार्रवाई होती थी। उसके बाद ये हुआ कि 2016 के अंदर ये नया कानून बना है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो ऑफेंसेस हैं, जो साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उनको डिफाइन भी किया गया है और उनकी सजाएं भी दी गई हैं। तो अब जो भी कार्रवाई होती है वो उन कवानीन, अच्छा, कुछ इसी कानून जो आपने जिक्र किए इनकी डिटेल्स भी शेयर करना चाहेंगे लोगों को, इससे थोड़ा सी गाइड। उसमें फिर ये क्या हम आसान लफ्जों में कर लेते हैं कि आसानी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो बड़ी बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि जो खवातीन और बच्चों के खिलाफ भी जो जराइम होते हैं, जैसे जिनसी जराइम है, उनका अहाता किया गया। इसके अलावा साइबर जो आपकी क्या कहते हैं, साइबर टेररिज्म है, हेट स्पीच है, साइबर स्पूमिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, हरासमेंट है, फिर इस तरह के जितने भी जराइम हैं उन सबको इसके अंदर लिखा गया है। और इसमें जो कम से कम सज़ा 3 माह से लेकर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 14 साल तक है, मतलब मुख्तलिफ ऑफेंसेस की। तो जब भी किसी के साथ इस तरह का कोई जुर्म होता है, मैं इस वक्त जिक्र करूंगी खासतौर पे जो बड़ी वल्नरेबल है वो खवातीन हैं, खवातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। और तीसरी वो कैटेगरी मेरे नज़दीक के जिनको खुद नहीं पता होता कि उनके साथ भी जुर्म हो रहा है, और कई दफ़ा ये होता है कि जो बड़े इनोसेंट लोग होते हैं वो खुद भी जुर्म कर जाते हैं। क्योंकि इस कानून के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं उसमें एक तो ये बात भी है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर खुद भी शेयर कर देते हैं, आपकी इंटेंशन भी बुरी नहीं होती, लेकिन वो चूंकि झूठी इन्फॉर्मेशन होती है तो तब भी आप लायबल होंगे। तो इसलिए मैं जिक्र करूंगी दोनों साइड से, सही, कि जिनके खिलाफ भी कमिट होते हैं और जो करते भी हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आप लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे परेशान होकर बैठ जाते हैं अगर इस तरह का कोई वाकया उनके साथ हो भी रहा है, अब उनको नहीं पता कि उनको इंसाफ मिल सकता है। ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए आप? बिल्कुल, हाँ जी। देखिए, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये एक नया कानून है और ये कोई रवायती हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसके तहत नहीं होती। इसकी एक स्पेशलाइज्ड FIA का भी एक विंग है जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और वो बड़ी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ट्रेंड होते हैं। अभी तो खैर ये इतना अदालतों के अंदर, चूंकि मैं आपको बता रही, इतनी इंटरप्रिटेशंस नहीं हुई, अभी नया कानून है, लेकिन बात ये है कि हर तरह के ऑलमोस्ट इसमें वीकनेसेस बिल्कुल हैं, लेकिन ये बहुत सारे जराइम का अहाता जरूर करता है। तो मैं यही कहूंगी कि जिसके साथ भी कोई ऐसा जुर्म होता है, खासतौर पर ऐसी खवातीन होती हैं, उनकी तस्वीर को शेयर करना उनकी मर्जी के बगैर, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो उसके अगर किसी के साथ इस तरह होता है, बेशक उनकी जेन्युइन पिक्चर्स भी हों, तो वो इसके तहत एप्लीकेशन FIA में मैं इसका तरीकेकार आपसे पूछूंगी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रबिया बाजवा साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब इसका तरीकेकार क्या है, आप वो बता रहे हैं? देखिए, जो मुतासरा लोग हैं उसमें खवातीन, बच्चे या मर्द जो भी हों, जब उनके खिलाफ कोई इस तरह का जुर्म होता है, जिसमें एक मैं जिक्र करना पहले भूल गई थी कि जो फोर्जरी होती है, खासतौर पर इंटरनेट पे जो आप शॉपिंग करती हैं उसके थ्रू जो फोर्जरी या फ्रॉड होता है उनके साथ, वो भी इसके अंदर शामिल है, बैंकिंग क्राइम्स भी इसमें शामिल है। तो जब इनके साथ कोई जुर्म होता है तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर वो FIA में एक एप्लीकेशन दे जो उनका एक अलग से विंग बना हुआ है। और उसके अलावा ये कि उनकी एक हेल्पलाइन भी मौजूद है, गालबन उनका 9911 शायद उसका नंबर है, तो उसके ऊपर भी अगर फोन करेंगे तो वो तरीकाकार भी बताते हैं और वो फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह
थ्रू ईमेल भी ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम जो है वो भी एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब वो कितना इफेक्टिव है इसके बारे में अभी मैं तो नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि अभी तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके ऊपर काम हो रहा है और अभी शुरू हुआ है, लेकिन बहरहाल कंपैरेटिवली हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये एक बेहतर सिस्टम होगा कि जिसमें लोगों को रिलीफ मिलता है। और दूसरी बात ये कि मैंने कुछ अपने जो ज़ाती एक्सपीरियंस में आया उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो औरतें थी या जिनके साथ ऐसा कोई फ्रॉड या उनकी कोई स्पैमिंग की गई, स्टॉकिंग या इस तरह हरासमेंट हुई, वो गई हैं और उनको रिलीफ मिला है। और लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड ज़रूर करूँगी कि देखा ये भी जा रहा है कि बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं वो कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, वो भी पेंडेंसी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही वो दूसरी पार्टी के साथ उनसे मतलब कंप्रोमाइज करके तो वो सफाई, और इसमें कुछ अथॉरिटीज का भी किरदार रहा है, कुछ पॉजिटिव भी मैंने देखा है कि वो इसके अंदर शामिल हो के तो उन्होंने मामलात को जो है खत्म करवाया है। सही। तो ये उनके अगर वो चाहें और उनको करना भी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस तरह के केसेस को कितना टाइम लगता है? हम अक्सर देखते हैं कि अदालतों में बार बार लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं होता इसमें? देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा ये सिस्टम जरा कंपैरेटिवली मॉडर्न है या इसको थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें अभी इसके ऊपर जो काम शुरू हो रहा है, मैंने देखा है बेल स्टेजेस के ऊपर बहुत सारे मुलजमान है कि जिनकी बेल्स नहीं होती, हालांकि इसमें ऑफेंसेस जो हैं उनकी सजा ज्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी उनकी बेल्स नहीं हो रही। तो जहाँ तक ट्रायल का तल्लुक है उसमें वीकनेसेस अपनी जगह मौजूद हैं, जुडिशल सिस्टम की अपनी जो कमजोरी हैं वो भी सबके सामने है। तो कोई मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जी बहुत जल्द सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि इतना मायूसी की बात भी नहीं है, रेमेडीज मौजूद है और उनको परसू करना चाहिए हिम्मत के साथ। सही। मुझे ये बताएगा, ऑनलाइन शॉपिंग की जिस तरह हमने बात की, अब क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की, उसमें बहुत ज्यादा शिकायत आई, लोगों ने राब्ता भी किया FIA से। इस पर अब आप नहीं समझती कि कवानीन में सख्ती की अब जरूरत है ताकि लोगों को इससे इस बारे में बताया जा सके कि भाई इस पर सजा होगी? क्योंकि हमने अक्सर देखा बेल हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं है, आपकी जो रकम थी आपको वो वापस मिल गई, उसके बाद ये चीजें उस तरह से, लेकिन इसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जुराइम तो सोसाइटी में रहते हैं, ये तो नहीं कहा, लेकिन ये होता है कि उनका जब कोई जुर्म होता है तो जो मुतासरा लोग होते हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी दाद रसी होनी चाहिए। तो इस कानून के अंदर मौजूद है। गालबन उनकी सजाएं तो मतलब कम है, किसी की 3 साल है फोर्जरी की, कोई फ्रॉड की, तो सजाएं ज़्यादा नहीं है। लेकिन बात यह है कि असल बात यह है कि अगर थोड़ी भी सजा है तो मिलनी तो चाहिए ना, मिलनी तो चाहिए। हाँ, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और उसमें ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वगैरह को, बल्कि जो जजेस हैं अदालतों के अंदर, उनको भी इसके बारे में ना तो सिर्फ सेंसिटाइज करने की जरूरत है बल्कि बाकायदा तरबियत की जरूरत है। इसी तरह वुकला के लिए भी जरूरी है कि इस कानून का जो है उसको बेहतर तरीके से जायजा लें कि इसके इन्फोर्समेंट के अंदर वो अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिनसी हिरासगी के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, खासतौर पे बच्चों की वीडियोस हमने देखा कि वो वायरल कर दी जाती हैं, तो इसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए, इसमें जनरल लॉ में तो प्रोविजंस मौजूद है, एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स के अंदर है उसमें 7 साल तक उसकी सजा है और उसमें जुर्माना उसके अलग है। लेकिन बात ये है कि ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। अच्छा, और तो आप हमने देखा छोटे-छोटे बच्चे इस चीज में जो है वो मैं आपको बात में वो इन्वॉल्व नहीं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली उनको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात बड़ी अहम ये है कि जब भी किसी खातून या बच्चे के साथ या किसी शख्स के साथ ऐसी कोई चीज़ इंटरनेट पे उनके खिलाफ लगाई गई है, कोई ऐसा कंटेंट हो कि जिससे उनकी मतलब उनके लिए इंसल्टिंग हो या हरासिंग हो, तो वो फौरी तौर पे FIA में कंप्लेंट करके तो उसको रिमूव करवा सकते हैं। बाकी ट्रायल, बाकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो तो बाद में होंगी, लेकिन फौरी तौर पे जो इस तरह का कंटेंट है कि जो उनको डैमेज कर रहा है उनके रेपुटेशन को, उनके रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को, तो उसको फौरी तौर पे रिमूव भी करवाया जा सकता है। तो किसी बच्चे की ऐसी कोई पिक्चर्स शेयर हो या उसकी कोई इस तरह की वीडियो शेयर हो तो फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए उसके वालिदैन को। इसी तरह जो औरतें या खवातीन के जो इस तरह के मसाइल हैं उनको भी रिपोर्ट करके तो फौरी तौर पे वो कंटेंट रिमूव करवाना चाहिए। उसके बाद बाकी अब जो सजाएं रखी गई हैं उसमें क्या कुछ एज लिमिट को देखते हुए भी कुछ नरमी बरती जाती है? जिस तरह आपने खुद कहा कि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके पास तो एविडेंस उस टाइम वो बच्चा ही है ना, तो फिर उस तरह के केसेस में क्या किया जाता है? बच्चे का जो है उसको इस्तेमाल करना जो मैं कह रही हूँ वो तो एक बिल्कुल अलग चीज है। अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको उनका जो ऑब्वियसली जब कोर्ट्स देखती हैं तो वो उसके ऊपर जब अल्टीमेट ट्रायल के बाद सजा देती हैं तो उनकी डिस्क्रेशन होती है कि वो किस हद तक करती हैं। लेकिन बात ये है कि असल जो हो ये रहा है कि वो बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक मेरे इल्म में तो ऐसे नहीं है, लेकिन सुनी हुई है, हेयर से है, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर काम हो रहा है। कोई रिपोर्टेड भी नहीं है कि 13 साल के भी किसी 1-2 केसेस के अंदर बच्चे जो थे ऐसे वो इन्वॉल्व। सही। अब मुझे ये बताएगा, एक हमारे यहाँ जो बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी अलमिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे
है जितने सोशल मीडिया के सारिफीन हैं उन्हें ये नहीं पता कि इसके लिए बाकायदा कवानीन भी हैं। इसको अब हमें आम करना है। देखिए उसमें तो मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, तो मीडिया को चाहिए कि वो इसको लोगों को दिखाए। जो पब्लिक टाइम होता है आपके पास पैमरा लॉज के तहत, उसमें भी आप एक पब्लिक मैसेज दे सकते हैं लॉ के बारे में, और खास तौर पे उनको इम्प्लीमेंटेशन का बताइए कि वो किस तरह एफआईआर का जो एक स्पेशलाइज्ड विंग है कि वो उधर किस तरह जा सकते हैं, और हेल्पलाइन जो है वो मौजूद है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी उसमें एक्टिविस्ट जो है उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले हैं कि वो भी बताएं। और इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं कि जो काम कर रही हैं और वो हेल्प करती हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। सही। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के एंड पे? मैं ये देना चाहूंगी कि जनाब एक तो ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बजाते खुद जुर्म तो नहीं, ऐसा कंटेंट कभी शेयर ना करें जिसके बारे में आपको पता है कि ये झूठा है। तो वो आप भी उतने जिम्मेदार हैं जितना उसको ओरिजिनेट करने वाला है। बिल्कुल सही। आजकल ये आम प्रैक्टिस हो गई है कि आप जो नजर आया हम उसको शेयर कर देते हैं, और मेरे ख्याल में किसी की इंसल्टिंग और ऐसी चीज कभी करनी मॉरली भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके साथ कोई जुर्म होता है तो उसकी फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट करें, कानून मौजूद है और आपकी दादरसी होगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का, कौन कौन से मोबाइल की प्राइसेस क्या हैं। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A70 और इसकी कीमत है 59,999 रुपीज। नेक्स्ट मोबाइल है हुआवे Y9S और 40,999 रुपए इसकी कीमत है। इसके बाद ओप्पो A7 और इसकी कीमत है 31,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Honor 7X, 29,999 रुपए इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन मोबाइल रेट्स क्या है ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है आज के भाव। हसन ने हमें ज्वाइन किया। हसन बताइएगा सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो किसी भी चीज़ में कोई कमी नज़र नहीं आती, और ख़ास तौर पे जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में कोई भी चीज़ जो है उसकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी शिकायत जो है वो शहरी करते नज़र आते हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर में आज भी लीमू जो है वो 300 से 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 60 से 70 रुपये में, प्याज 40 रुपये में, जबकि इसके साथ साथ लहसन जो है वो 250 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फलों की कीमतों में भी कोई कमी नज़र नहीं आती, और आम जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम का आम 150 से लेके और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से आड़ू जो है वो 150 रुपये से लेके और 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब जो है वो 150 रुपये से लेके और 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो 100 रुपये से 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर भर में जो सब्जियां हैं, फल हैं और मुर्गी का गोश्त है उसकी फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। जबकि अगर मुर्गी की गोश्त की कीमत की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त की कीमत आज भी सरकारी निर्खनामे पर 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इक़दाम करे कि जिससे शहर भर में जो सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त है वो ठीक है। थैंक यू सो मच हसन। मार्केट में सब्जियों की कीमतें क्या हैं, शहरी क्या कहते हैं, आपने हमें बताया। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 633 रुपीज़ में, यानी 633 रुपये में, और इसी तरह बीफ मेंस यहाँ से आपको पर केजी मिलेगा 899 रुपीज़ में। और इसके बाद मटन पर केजी यहाँ से आपको मिलेगा 1403 रुपये में, मटन नंस यहाँ से आपको पर केजी मिलेगा 1649 रुपये में। और अब मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको 179 और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 260 रुपये में। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिटेल प्राइस 107 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप होलसेल से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर 105 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही साथ गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो गोरमे से 106 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।
और अब अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बचत बाजार। सबसे पहले सेल्स कहां कहां लगी हैं जी, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है केसरिया समर और यहां पर फ्लैट 30% ऑफ है। यहां पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास क्या है जी, क्रॉस टच। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी की भी ऑप्शन है, लेकिन हमने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनका आपने ख्याल जरूर रखना है। प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं, कारफोर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी फलक बनास्पति राइस और रिटेल प्राइसेस की है 1170 रुपये। प्रमोशन पर ये अवेलेबल होगा 1059 रुपये में, यानी 111 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी यंग चिकन स्प्रेड और इसकी कीमत है रिटेल प्राइस 575 रुपये। प्रमोशन पर ये अवेलेबल होगी 504 रुपये में, यानी 71 रुपीज 71 रुपये इस पर भी आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है माल का हाल। तो गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डाल लेते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।